दोस्तों आज से 30 साल पहले कहानी कुछ ऐसी थी कि एक सैलरी पे पूरा फैमिली चलता था। जिंदगी काफी स्टेबल थी, घर पूरा आराम से चल जाता था। लेकिन 30 साल बाद अगर घर में दो लोगों की भी सैलरी आती हो, इसके साथ 3-4 अदर साइड हसल्स भी हो ना, तो भी सेविंग्स बिल्कुल नहीं हो पाती। ऐसा क्यों होता है? यह आज सबकी समस्या है। तो अगर आप मिडिल क्लास हो मेरे भाई, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि धीरे धीरे मिडिल क्लास खत्म हो रहा है। इस चीज को समझने के लिए एक कहानी को समझते हैं। दोस्तों ये कहानी 1990 की है। 1990 में राजेश की कहानी। राजेश एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और प्राइवेट कंपनी में एक अच्छी खासी डिसेंट सी सैलरी वो विड्रॉ करता था, उसको मिलता था। उसी सैलरी में उसने अपना घर बनाया, अपने घर खरीदा, शादी की, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी भेजा। इसके अलावा उसने उनको लिखाने पढ़ाने के बाद भी अपनी थोड़ी बहुत सेविंग्स भी वो कर पाया था। लेकिन आज की तारीख में उसका बेटा रोहित जो है, अपनी एमबीए की पढ़ाई खत्म करने के बाद जब किसी दूसरे शहर जाता है नौकरी करने किसी आईटी फर्म में, तो रूम रेंट पे लेकर रखा हुआ है। और ये बात टेम्पररी नहीं है, काफी सालों से उसकी सेविंग्स बिल्कुल नहीं हो पा रही है। उसके अलावा ईएमआईज में वो डूबा पड़ा हुआ है। अब कहानी समझते हैं कि एक ही देश है, एक ही फैमिली है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी कहानी है, एकदम ही अलग कहानी है। तो ऐसा क्या हुआ कि कहानियां जो हैं वो बदल गई? दोस्तों 1950 से लेकर के 1980 के दशक तक ये कहा जाता है कि ये मिडिल क्लास का गोल्डन पीरियड था। चाहे आप इंडिया की बात कर लें या किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर लें, मे बी इट कुड बी यूएस। तो अगर हम यूएस और इंडिया की कंपैरिजन करते हैं तो 1950 से लेकर के 1980 के दशक तक लगभग इसी पीरियड में मिडिल क्लास का गोल्डन पीरियड था। क्यों? क्योंकि जॉब्स स्टेबल थी, पेंशन मिलती थी, प्रोविडेंट फंड था, एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें पैसे कम खर्च होते थे, हेल्थ केयर जो था वो एक डिसेंट लेवल तक था, यानी कि काफी अफोर्डेबल था। अगर हम पर्टिकुलरली यूएस की बात करते हैं दोस्तों, तो 1947 से लेकर के टू बी प्रिसाइज 1973 तक प्रोडक्टिविटी जो है वो 97% बढ़ गई थी। लेकिन मजे की बात यह है कि प्रोडक्टिविटी के साथ साथ वेजेस यानी कि सैलरीज ये भी 90% बढ़े थे। यानी कि सिस्टम जो था वो काफी फेयर था। एम्प्लॉय भी ग्रो कर रहे थे, कंपनियां भी ग्रो कर रही थी। और ये ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं आपको। इन दशकों में जानबूझ करके मिडिल क्लास को बढ़ावा दिया गया, मिडिल क्लास को ग्रो करवाया गया, क्योंकि अल्टीमेटली मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा बायर वहीं से आता है, कंज्यूमर डिमांड सबसे ज्यादा मिडिल क्लास से आता है। तो इंटेंशनली मिडिल क्लास को जो है बढ़ावा दिया गया। लेकिन दोस्तों 1980 के बाद से कुछ ऐसा हुआ जिसको हम लोग वेज स्टैग्नेशन कहते हैं, यानी कि सैलरियां कहीं ना कहीं जाकर के रुक गई। ऐसा क्यों हुआ? ईपीआई के रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियां 1980 के बाद से अमीर होती गई, लेकिन जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरीज वही की वही रह गई। प्रोडक्टिविटी जो है दोस्तों वो 70% तक बढ़ गया, लेकिन वेजेस मात्र 12%। यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस में ये हाल था कि वेजेस जो है मात्र 12% बढ़े थे। इंडिया में भी कोई अलग कहानी नहीं थी। इंडिया में भी पैटर्न वही था, यानी कि मेहनत बढ़ती रही, प्रोडक्टिविटी बढ़ती रही, लेकिन वेजेस या सैलरीज रुक सी गई। ऊपर से चीजों के दाम बहुत बढ़ गए। इन सब बातों का एक कनेक्शन है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाता हूं। जो एजुकेशन थी वो लगभग 500% तक बढ़ गई उसकी कॉस्टिंग। जो हाउसिंग है उसकी कॉस्टिंग लगभग 400% तक बढ़ी, और जो हेल्थ केयर है वो लगभग 600% तक बढ़ी दोस्तों। अब जब पहले के जमाने में, यानी कि 50 से 80s के बीच में, जॉब्स जो है वो काफी सिक्योर थी। जॉब्स का मतलब ये था कि वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी। लेकिन आज की तारीख में गिग इकोनॉमीज आ गई है। जॉब स्टेबल नहीं है, जॉब्स आज की तारीख में कॉन्ट्रैक्चुअल है, टेम्पररी है, इनसिक्योर है, इसमें कोई गारंटी नहीं है, कोई बेनिफिट्स नहीं है, कोई बेनिफिट्स नहीं है। ऊपर से जो एआई है वो कहते हैं कि एआई जो है नौकरियां खा जाएगा। नहीं, एआई नौकरी तो खाएगा, लेकिन एआई डायरेक्टली नहीं खा रहा है। जो व्यक्ति एआई को सीख लेगा वो आपकी नौकरी खा जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कोडिंग हो गया, डिजाइन हो गया, जो चीजें करने में समय लगता था, जिन चीजों को करने में एक स्पेशल नॉलेज लगती थी, वो आज चुटकियों में हो जाता है। तो ये जो कंपनी का जो मोनोपोली है, ये हुआ कैसे? हुआ यूं कि एकदम संक्षेप में अगर समझने की कोशिश करें, पहले समय में क्या होता था कि 20 या 30 कंपनियां थी जो कंपटीशन करती थी। जब कंपटीशन होगा तो डेमोक्रेसी थी, तभी कंपटीशन हो रहा था। तो सिस्टम डेमोक्रेसी को प्रमोट करता था, सिस्टम कंपटीशन को प्रमोट करता था। तो चीजों के जो दाम है, जो प्राइसेस है, वो कम होती थी, प्रोडक्टिविटी बढ़ती थी, सैलरीज बढ़ती थी। लेकिन आज की तारीख में दोस्तों 2 या 3 ऐसी कंपनियां हैं जो पूरे मार्केट को रूल कर रही हैं। इससे हुआ यह है कि कंपटीशन खत्म हो गया है। तो स्वाभाविक सी बात है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी खत्म हो गए हैं, तभी ये हुआ है। सिस्टम इसको बढ़ावा दे रही है, तभी ये हुआ है। और इसके चलते क्या हुआ है, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी है लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी, लेकिन चीजों के दाम जरूर बढ़ गए हैं।
क्योंकि कंट्रोल सिर्फ 2 या 3 कंपनीज के हाथों में है। तो जो लूज कर रहा है वो कौन लूज कर रहा है? वो मिडिल क्लास लूज कर रहा है। उसकी खरीदने की क्षमता कम हो रही है, उसको सारी चीजों के दाम बढ़े हुए सिचुएशन में उसको देना पड़ रहा है, उसकी सेविंग्स नहीं हो पा रही है, साइकोलॉजिकली वो डिप्रेस्ड है, वो स्ट्रेस्ड आउट है, वो बर्न आउट है। इसके अलावा जो सीईओज हैं उनकी सैलरियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। मैं आपको एक डेटा पढ़ के सुनाता हूं दोस्तों। ये भी ईपीआई का ही डेटा है। ईपीआई की डेटा ये कहती है कि वर्कर्स की सैलरी मात्र 15 से 20% बढ़ी है, जबकि सीईओज की सैलरी जो है उनमें 1200% उनमें इजाफा देखने को मिला है। तो स्टॉक मार्केट तो स्काई रॉकेट हो गया है, लेकिन लाइफस्टाइल वर्कर्स का वही का वही है। मिडिल क्लास बेचारा परेशान है। 1990 के बाद से जब भारत में ग्लोबलाइजेशन आता है या एलपीजी रिफॉर्म्स होते हैं, तो सरकार के पास एक चुनौती आती है कि सरकार अपने पॉलिसीज जो है वो किस तरीके से ट्वीक करेगा, किस तरीके से उसको फॉर्मुलेट करेगा जिससे वो ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट कर सके बिना सामाजिक संतुलन को बिगाड़ते हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्या देखते हैं इतने सालों के बाद भी कि जो टैक्सेस हैं उसमें रईसों को, यानी कि जो रिच क्लास है, उनको सुविधा मिल रही है। यूनियन सिस्टम जो है वो काफी वीक हो गया है। प्राइवेटाइजेशन इतनी तेजी से बढ़ा है, वो भी 2-4 कंपनियों के कंट्रोल में। आउटसोर्सिंग जो है वो बढ़ गया है, यानी कि जॉब सिक्योर नहीं है, आउटसोर्सिंग हो गया है। सब कुछ जो है टेम्पररी बेसिस पे चल रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया है। अधिकतर जॉब जो है वो वियतनाम या साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, इस तरफ ट्रांसफर कर रहा है, शिफ्ट हो रही है। प्रॉफिट्स केवल और केवल ओनर्स के पास है। इस चीज को समझने की जरूरत है कि क्यों आज मिडिल क्लास पिस रहा है, क्यों मिडिल क्लास गायब हो रहा है। हम सबको पता है कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, बिना एजुकेशन के कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एजुकेशन जरूरी है, डिग्री उतनी ही जरूरी है। लेकिन क्या डिग्री अफोर्डेबल है दोस्तों? बिल्कुल नहीं। कुछ देर पहले हमने एक डेटा का जिक्र किया था कि एजुकेशन 400% से ज्यादा बढ़ा है उसकी प्राइसेस। तो एजुकेशन बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन डिग्रियां बहुत जरूरी हो गई हैं। हालांकि जॉब सिक्योर नहीं है। कितनी डाइकोटमी है इस पूरे कथन में कि एक तरफ तो आपको जॉब चाहिए, उसके लिए आपको डिग्री चाहिए, लेकिन डिग्री पाना महंगा होता जा रहा है, मिडिल क्लास के हाथों के बाहर चली जा रही है। और उसके बावजूद अगर आप सब कुछ लोन वोन लेकर के डिग्री हासिल भी कर लेते हो, तो जो जॉब मिलती है वो इनसिक्योर है। तो मिडिल क्लास जाए तो कहां जाएगा? आज का मिडिल क्लास इसीलिए आपको हमेशा से थका हारा दिखता है, स्ट्रेस दिखता है, बर्नआउट दिखता है। उसके अंदर की जीने की चाहत खत्म हो गई, वो बस सर्वाइव कर रहा है, दिन काट रहा है, जिम्मेदारियां काट रहा है। अपनी शादियां काफी लेट करते हैं लोग आजकल, बच्चे और लेट होते हैं। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इंडिया की वो काफी कम हो गई है बहुत सारे राज्यों में, इवन इट इज लेस देन 2.1%। सेविंग्स हालांकि उतनी कुछ खास नहीं हो पा रही। तो आखिर ये जो मांझा है, ये क्या गोल्डन पीरियड जो था एक समय पर मिडिल क्लास का, वो तो खत्म हो गया है। अब क्या मिडिल क्लास को खत्म करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि अगर मिडिल क्लास खत्म हो जाता है, अगर मिडिल क्लास परेशान हो जाता है, अगर मिडिल क्लास अपनी परेशानी के थ्रेशोल्ड को पार कर जाता है ना दोस्तों, तो जो होता है वो है समाज में असंतुलितता बढ़ जाएगी। समाज अब स्टेबल नहीं रहेगा। अकॉर्डिंग टू एक रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, अकॉर्डिंग टू द लेंडिंग क्लब रिपोर्ट, 60% लोग ऐसे हैं जो अपने पेचेक टू पेचेक के बीच में ही जिंदा है। यानी कि 30,000 की सैलरी आई, उसमें से जो भी कट के गया, उसके अलावा जो सैलरी बचा, बस उसी में वो महीना कट गया, अगले महीने का पता नहीं। यानी कि सेविंग्स नहीं है, अगले महीने जब पैसा आएगा तब फिर से जिएंगे। ऐसे लोगों की संख्या 60% है अकॉर्डिंग टू दी लेंडिंग क्लब रिपोर्ट। तो क्या ये लेजीनेस है? नहीं, ये लेजीनेस नहीं है, ये प्रेशर है। यकीन मानिए दोस्तों, आपको एक मैप दिख रहा होगा, आप इस चीज को समझिएगा कि यहां पे जो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि ये जो मिडिल क्लास की जो स्लोली डिसअपियरेंस हो रही है ना, ये जो स्लोली मिडिल क्लास गायब हो रहा है, ये केवल इंडिया में नहीं हो रहा है या यूएस में नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। एक डेटा है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि यूएस में, यूके में ये ऑलरेडी डाउन हो चुका है। मिडिल क्लास डिसअपियरेंस जो है वो काफी तरीके से डाउन हो चुका है। जापान में तो स्टक हो गया है। यूरोप में मिडिल क्लास के गायब होने का जो प्रेशर है वो काफी बढ़ गया है, और इंडिया में स्लोली स्लोली ये गायब हो रहे हैं। केवल और केवल उन जगहों पे मिडिल क्लास टिका हुआ है जहां पे एक स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट सिस्टम है समाज में। दोस्तों, इतिहास कहता है कि यदि मिडिल क्लास को दबा दिया जाए, यदि मिडिल क्लास अपने उस थ्रेशोल्ड को पार कर ले, तो वो बावला हो जाता है। फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। आपको जगह जगह पे प्रोटेस्ट नजर आते हैं, एक्सट्रीमिज्म की भावनाएं बढ़ जाती हैं, सेपरेटिस्ट की भावनाएं बढ़ जाती हैं, देश का जो बंधन है वो टूटता हुआ नजर आता है। और जब ये एक्सट्रीमिज्म की भावना बढ़ती है, जब सेपरेटिज्म की भावना बढ़ती है, तो पॉलिटिक्स, राजनीति जो है वो काफी ज्यादा टॉक्सिक लगने लगती है। लोग एक दूसरे को टॉक्सिक निगाहों से देखते हैं, सोसाइटी पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाती है, क्राइम रेट्स बढ़ जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल कर पाना नामुमकिन हो जाता है। और ये बहुत ही डेंजरस फेज होता है, ये बहुत ही डेंजरस फेज होता है। अब ये जो समस्याओं के बारे में हमने बात करी, क्या इसका सोल्यूशन नहीं है? सोल्यूशन है, और बहुत ही ईजी सोल्यूशन है मेरे भाई। सोल्यूशन सिर्फ यह है कि सरकार की विल पावर चाहिए। ऑल वी नीड इज अ पॉलिटिकल विल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। अभी हाल ही में बजट आया है,
बहुत लोग कह रहे हैं कि यह बजट मिडिल क्लास फ्रेंडली है। सरकार को करना क्या है? सरकार को कुछ चीजें करनी है। मैं आपको एक लिस्ट मैंने बनाई है, मैं उसको पढ़ के आपको सुनाता हूं। सरकार को फेयर वेजेस प्रोवाइड करनी है। फेयर वेजेस जो हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है कि वेजेस जो है वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। दूसरी, हेल्थ केयर जो है, एजुकेशन जो है, हाउसिंग जो है, ये अफोर्डेबल बनाई जाए। क्या हम लोग हाउसिंग की रेट्स को कंट्रोल या रेगुलेट नहीं कर सकते? क्या सरकार अगर चाहे तो नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। जो मोनोपोली है कंपनियों की, जो 3-4 कंपनियां जो है पूरी मार्केट को कंट्रोल कर रही है, क्या ये मोनोपोली को कंट्रोल नहीं कर सकती? आपको नहीं लगता कि ये जो समाज है, जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पे टिका हुआ है, इस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पे इस किस्म की मोनोपोली जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है? ये सारी चीजें इंपॉसिबल नहीं है सरकार के लिए करना। शायद सरकार करे या शायद कर रही है, कम से कम रिजल्ट उतनी तेजी से नजर नहीं आ रहा है। शायद नजर आ जाए, हम सब होपफुल हैं। लेकिन सिर्फ सरकार को एक चीज बतानी है कि मिडिल क्लास की परीक्षा लेना बंद कर दें, क्योंकि जिस दिन मिडिल क्लास अपने उस थ्रेशोल्ड को पार कर जाएगा, फिर उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। इट्स लाइक प्लेइंग विद अ वाइल्ड फायर। सरकार को याद दिलाने की जरूरत है, हम सबको ये याद दिलाने की जरूरत है, हम सबको ये एहसास दिलाने की जरूरत है कि क्या कुछ नहीं किया मिडिल क्लास ने आज तक पूरी दुनिया में समाज को बनाने में। मिडिल क्लास ने टैक्सेस बढ़े हैं, मिडिल क्लास ने इनोवेशन दिया है, मिडिल क्लास ने सोसाइटी में स्टेबिलिटी प्रोवाइड की है, मिडिल क्लास ने एक कंज्यूमर डिमांड को जिंदा रखा है, मिडिल क्लास ने डेमोक्रेसी को जिंदा रखा है। लेकिन इसके बावजूद अगर आज मिडिल क्लास गायब हो रहा है तो ये बहुत ही रिस्की है, बहुत रिस्की है। ये कहानी अभी यही खत्म नहीं होगी मेरे दोस्तों, क्योंकि ये कहानी आप और हम लिख रहे हैं। इसको लिखना कैसे है ये हमें तय करना है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। कमेंट में अपनी स्टोरी जरूर डालें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि साइलेंस ने ये प्रॉब्लम को बनाया है, इसको बढ़ावा दिया है, और अवेयरनेस इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी लेके आ सकता है। एक ये अवेयरनेस है जो इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकता है।